आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएजेंट का अगला लेक्चर। उसकी हमारी स्टार्टिंग क्वेश्चन से होने वाली है। हम लोगों ने पिछली क्लास में बोरेन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था। तो यहाँ पर एक सेट ऑफ रिएजेंट है और उससे रिलेटेड आपके पास एक सामने क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एक तो एस्टर ग्रुप है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, CO2ET, और एक आपके पास क्या है, कुछ एसिड जैसा है, लेकिन यहाँ पर इस एसिड का क्या हो रखा है, इस एसिड का प्रोटेक्शन हो रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। तो सबसे पहले आपको एसिड को डीप्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा और डीप्रोटेक्ट करवाने के बाद ही आप इसकी BH3 जो कि आपको दिख रहा होगा इसके साथ रिएक्शन होगी। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आपके सामने ये एसिड है, आप बस लाइन बाय लाइन एक एक रिएजेंट का रोल समझते जाओ। आपके सामने जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक रिएजेंट उठाओ, सबस्ट्रेट में प्रोसीड करो और फिर आगे वाले रिएजेंट का रोल देखना स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले क्या है, CF3COH, इससे आपके पास क्या आएगा, H+ आएगा। अब आपको पता है ये H+ कहाँ जाएगा, जहाँ पर बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। अब अगर मैं इस वाली साइड पर बेसिक नेचर देखता हूँ, देखो ध्यान से, एक तो ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ पर होंगे इस केस में और ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ होंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले केस में ऑक्सीजन के लोन पर जब देखूंगा तो देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के थ्रू भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और इस डबल बॉन्ड के थ्रू भी क्या होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पर दो कॉन्जुगेशन की वजह से बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर बेसिसिटी इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो अगर अब मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बनाऊं तो देखो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये वाला जो CO2ET है वो तो एज इट इज रहेगा, और ये वाली बॉन्ड ऐसे रहेंगी C+O, और यहाँ पर आ जाएगा +H, और यहाँ पर OTBU एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा। पहला बात सबको समझ में आ गया कि एसिड आया और H+ बनाया। अब देखो इस वाले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो पागल हो जाता है। तो हमें कुछ इस तरीके से सोचना है कि हम इसके पॉजिटिव चार्ज को हटा सकें। अब आप एक बात ध्यान दो, एक तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ लेके जाओ और ये ऊपर लेके जाओ तो भी हट जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी और है कि ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है ये वाला, ये लोन पेयर यहाँ लेके जाओ और इस तरफ हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो O पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, मतलब उस O का प्लस हटाते हटाते इस वाले O पर प्लस आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि अगले स्टेप में क्या होगा। पहले जब मैं आपको अगला स्टेप समझाऊँ इस वाले में, तो हमारे पास तस्वीर कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर CO2ET था ही, ये वाले क्वेश्चन एकदम इत्मीनान से करने वाले हैं। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो आपके पास बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। और यहाँ पर TBU को मैं थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ। यहाँ पर TBU मतलब क्या होता है, टेट बुटाइल ग्रुप होता है CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये बना दिया। अब आप बोलोगे सर अगर आप इस डबल बॉन्ड को लेके जाते तो कार्बन पर प्लस आता, बिल्कुल, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आया। लेकिन अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब इन वाले इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ शिफ्ट होने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो इस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी है। क्या बात समझ में आई? ये जो कार्बोकटाइन है क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा और इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट करूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये वाला तो CO2ET था ही, और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर C+O, और यहाँ पर आ जाएगा OH। मतलब आपने इस इतने से स्टेप में जो सबसे पहले किया है, पहले वाले को लेकर डीप्रोटेक्ट करवाया है और कुछ नहीं करवाया, डीप्रोटेक्शन करवाया है। अब आपने एक बार डीप्रोटेक्शन करवा दिया तो अगले स्टेप में आपको पता है कौन आएगा, BH3.THF आएगा। आपको पता है ये बोरेन है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ही जाके रिएक्शन करता है। तो हमें पता है एस्टर और एसिड जब हमारे पास हो, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो ये एसिड का रिडक्शन कर देगा और इसका रिडक्शन नहीं करेगा। जब हमारे पास इसका रिडक्शन कर देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये वाला CO2ET एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH2OH। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास अगले स्टेप में क्या है, TBHCl इमिडाजोल। अब आधे लोग तो यहीं घबरा जाएंगे, पता नहीं ये TBHCl क्या है और ऊपर से इमिडाजोल क्या है। तो देखो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए, इमिडाजोल एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, और अगर ये इमिडाजोल बेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले इमिडाजोल
स्पेलिंग से लेना, इमिडाजोल अगर एक बेस है तो बेस क्या करता है, एसिडिक H निकालता है, और आपको पता है ये वाला जो H है वो एसिडिक H है, और एसिडिक H निकाल देने से यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस। अब अगले ही स्टेप में TbSCl है। एक्चुअली जो TbSCl होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, तो यहाँ पर ये वाला माइनस इस TbS पे अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा। मतलब आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा आ जाएगा, यहाँ पर तो CO2 था ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर आ जाएगा CH2OTbS, एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर चुका है। देखो सबसे पहले हमने एसिड का प्रोटेक्शन हटा के डिप्रोटेक्शन करवाया, समझ में आया, फिर हमने इसके साथ रिडक्शन करवाया, फिर TbSCl इमिडाजोल के कार्यक्रम से हमारे पास एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो गया। अब आपको प्रोटेक्शन केमिस्ट्री दिल पे नहीं लेनी है, यहाँ पर हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे तो, लेकिन साथ साथ मैं सिखा भी तो रहा हूँ किस तरीके से प्रोटेक्शन हो रहा है। जैसे ही प्रोटेक्शन हो गया, अब लास्ट स्टेप में आपके पास क्या है, LiAlH4 है, और आपको पता है ये तो सदाबहार होते हैं, तो सबका रिडक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो चुका है तो इसका रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन सिर्फ किसका होगा, यहाँ पर एस्टर का होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2OTbS और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के आपको थोड़ी सी नॉलेज रिजेंट की पता होनी चाहिए। देखो आपके पास यहाँ पर रिडक्शन वाले ये दो रिजेंट थे, एक तो BS3 और एक ये, इन दोनों में आपको कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको साफ साफ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है, एक तो पहले एसिड के केस में, अब आधे लोग तो सोच रहे होंगे सर आप दिमाग कैसे लगाएंगे कि उससे H+ ही देंगे। अरे एसिड दुनिया में क्या करने आया है, H+ देने आया है, इसमें भी दिमाग लगाना है आप लोगों को। बस आपका जो ऑब्जर्वेशन इसके लिए चीज़ों को देखने का वो अभी थोड़ा सा कम है। जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे वैसे वैसे आपको ये क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं उसी बोरेन के डेरिवेटिव्स। हम लोग बोरेन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही बात है, जिसमें हमने सबसे पहले बात इसी की थी, BH, H और H। सबसे पहला केस हमने इसका डिस्कस किया था, जहां पर हमारे पास ये किसकी प्रेजेंस में था, सॉल्वेंट के साथ था। वो तो हमें अंडरस्टूड है, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा जो कि कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ताकि इसको मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने पर मजबूर कर दे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डेरिवेटिव्स को ले सकते हैं, यहाँ पर H की जगह R और R लगा दो। अब जो तीसरा वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं 9BBNH। या तो आप 9BBN ही सिर्फ लिखो या फिर 9BBNH लिखो। अब आप बोलोगे सर आखिरकार सबसे पहले आप इसके बारे में एक डिटेल जानकारी, मतलब इसके स्ट्रक्चर के थ्रू दो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और मैं आपको सभी को बता दूं ये बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास B होता है और यहाँ पर आपके पास H होगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप नंबरिंग वगैरह इसमें करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही आसान होती है नंबरिंग वगैरह, इसमें कोई दिक्कत इतनी है नहीं। देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको मैंने बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग पढ़ाई थी, जब मैं आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था उसमें बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग पढ़ाई थी। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। पहले देखो 9 पर क्या लिखा है, बोरोन। आपको एक बात याद रखनी है, जब बोरोन हो तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बोरा, प्रीफिक्स वर्ड जो यूज करते हैं। ऐसे ही सिलिकॉन के लिए हम लोग करते हैं सीला, ऐसे ही फॉस्फोरस के लिए हम लोग बोलते हैं फॉस्फा, नाइट्रोजन के लिए हम लोग बोलते हैं एजा। इस तरीके से हम लोग कुछ यूज करते हैं। तो अगर हम बोरेन है तो यहाँ पर बोरा यूज करेंगे, और किस पे है, 9 पे है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9 बोरा। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ दो रिंग है, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2 3, और यहाँ पर कितना है, 1 ऊपर वाले में। तो आप इसको ऐसे लिखोगे बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड को ऐसे लिखते नहीं, 3.3.1। टोटल कार्बन कितने हैं, 9 नॉनिन। तो ये इसका नाम आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। सबसे पहले 9 पोजीशन पर हमारे पास क्या लगा है, बोरोन लगा है, तो हम इसको कर दिया बोरा। बाईसाइक्लो 3.3.1, 3 डॉट यहाँ से आया, 3.3 यहाँ से आया, 3 और यहाँ से आया 1, तो 3.3.1 और लास्ट में आ जाएगा नॉनिन। इसी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है हम इसको लिखते हैं 9BBNH करके।
ये बात हो गई। अब अगर मैं इसके एक और रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, बहुत ही फेमस रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको ऐसे भी हम लोग कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही फेमस रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन भी इसका ही है। अब अगर मैं बात करता हूं एज कम्पेयर टू बोरेन, तो ये थोड़ा सा बल्की रिएजेंट है। ये कैसा है? बल्की रिएजेंट, आपको दिख भी रहा होगा। अगर ये बल्की रिएजेंट है तो इसकी रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या होगी? कम। बिल्कुल सही बात है, बल्की रिएजेंट की रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या होती है? कम। तो रिएक्टिविटी कम, तो इनकी सेलेक्टिविटी वहीं पर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। ये हमारे पास जानकारी हो चुकी है इनके बारे में, मतलब जो रोल हमारे पास ये प्ले करते हैं वही रोल ये प्ले करेंगे, लेकिन विथ हायर सेलेक्टिविटी। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं। तो अब हम इन दो क्वेश्चन से अपने 9 के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये है और हमारे पास है 9 बोरेन का डेरिवेटिव हमें अच्छे समझ में आता है। और आपको पता है बोरेन क्या करता था? जो एल्कीन होती थी, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होती थी, उसको क्या करता था? रिड्यूस करता था। तो हम लोग यहाँ पर एक डबल बॉन्ड को कंसिडर करते हैं। जब हमने डबल बॉन्ड को कंसिडर किया तो अब हमें डबल बॉन्ड को पहले तोड़ना सीखना है, किस तरीके से टूटेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाना है। इस डबल बॉन्ड को अगर मैं इस तरीके से तोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पर क्या जाएगा? पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ रही है। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब आप देखो, जो 9 होता है, इस 9 के स्ट्रक्चर में आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पर आपके पास B है और यहाँ पर आपके पास H है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। मैंने पिछले लेक्चर में शायद से हाइड्रोबोरेशन पढ़ाते समय थोड़ी सी गलती कर दी थी। यहाँ पर बोरेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर पॉजिटिव होगा और इस पर नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाना है। यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा होगा? अपना माइनस इफेक्ट लगा रहा होगा, जिसकी वजह से स्टेबलाइज हो गया। पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ सिस्टम में पता होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। बस क्या करना है? प्लस पर माइनस लगाओ और माइनस पर प्लस लगाओ। जब आप इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे इसके साथ, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखना, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, और ये वाला सिस्टम एज इट इज वैसा ही बना रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप हमने ये कर दिया। उसके बाद आपको पता है क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जहाँ पर आपके पास बोरेन हो वहीं पर आपके पास क्या करना है? OH आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो इस वाले केस में इसको एज इट इज आप कंपेयर कर सकते हो किससे? यहाँ पर इसका एज इट इज कोई रोल नहीं है। अगर इस जगह बोरेन भी होता तो वो कार्यक्रम जो वह करता वही ये कर रहा है। बस आपको पता होना चाहिए कि 9 का कार्यक्रम क्या होता है, रोल क्या होता है। तो जैसे ही आपने इसका कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, ये वाला ग्रुप CO2 Me तो एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा। और इस वाले केस में यहाँ पर आपके पास OH आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास H आ जाएगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर खुद स्टोकेमिस्ट्री कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम लोग स्टोकेमिस्ट्री कंसिडर करेंगे तो देखो, ये वाला ग्रुप अगर हमारे पास ऊपर की तरफ है, ये वाला ग्रुप अगर हमने मान लिया मतलब, तो ये वाले ग्रुप कहाँ होंगे? हमारे पास नीचे की तरफ होंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमने A वाला काम कर लिया, मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या है? MsCl और Et3n है। तो देखो, जो MsCl होता है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है फॉर एल्कोहल, प्रोटेक्शन करता है ऑफ एल्कोहल। ये बात हमें थोड़ी सी पता चल चुकी है। और Et3n क्या होता है? बेस होता है। और बेस क्या करता है? एसिडिक H खाता है। तो अगर मैं यहाँ से एसिडिक H को पहले हटा दूं, ठीक है, एसिडिक H हटाने से पहले यहाँ पर A से पहले हमें एक स्टेप और है। देखो, यहाँ पर NaOH भी है और यहाँ पर CO2 Me भी है। तो CO2 Me का क्या हो जाएगा? हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। फिर सुनो, हम लोगों ने ये Ca2 Me रखा था, तो मतलब देखो, इसके साथ तो होगा ही, साथ में इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और एस्टर का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपके प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर बेस है, तो देखो, बेस एक तो इस वाले एसिडिक H को हटाएगा और इस वाले एसिडिक H को भी हटाएगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या था? आपके पास MsCl था और Et3n था। तो Et3n ने तो अपना कार्यक्रम कर दिया। अब MsCl में ये जो O नेगेटिव आया है, MS पे अटैक करके Cl बाहर निकाल देगा, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखना, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास H रहेगा, यहाँ पर आपके पास OMS रहेगा और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर माइनस रहेगा। ये वाला सिस्टम बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है?
अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसके पास इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा खाली होगा, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा में इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। जैसे ही इसको बाहर निकाला आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो गया। देखो यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसे ही था, यहाँ पर ही आ जाएगा। अब अगर ये अटैक करेगा तो कहाँ से करेगा, अगर ये नीचे डैश में है तो पक्की बात है ऊपर से अटैक करने वाला है, तो ये वाला भी हमारे पास ग्रुप कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो देखो पहले तो आपने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बनाया, फिर आपने O बनाया और यहाँ पर एक बॉन्ड आ गई। इस तरीके से आपके पास रिंग बन जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? आपको यहाँ पर सिर्फ रिएजेंट के रोल पता होने चाहिए थोड़े थोड़े करके, और उसी को आप अप्लाई करते जाओगे तो अपने आप हर एक स्टेप अपने आप आगे आता जाएगा और ये कॉन्सेप्ट्स के साथ धीमे धीमे आएंगे। आप सोचोगे एक दिन में आ जाए तो बिल्कुल नहीं आने वाला, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस, अगर आप मेरे पढ़ाने का तरीका देखो, रिएजेंट्स में मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ। और मैंने आपको बोला था एक बार रिएजेंट खत्म हो जाए, नेम रिएक्शन खत्म हो जाए, आपको जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन अभी तक गेट और नेट में आए वो सारे मैं कराऊंगा, तो उससे आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो जब पेपर में आएगा तो यही सारी चीज़ें तो बार बार रिपीट होती हैं, कुछ एक नया क्वेश्चन आ गया वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें तो ये रिपीट होंगी तो आपसे हो जाएंगी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, हमें पता है ये बल्कि है और बल्कि होने की वजह से इसकी सेलेक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सेलेक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब ही समझना है, एक डबल बॉन्ड हमारे पास ये है, एक डबल बॉन्ड हमारे पास ये है। अब आप बताइएगा किस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। ये हमारे पास क्या है, मोर हिंडर्ड डबल बॉन्ड है, मोर हिंडर्ड डबल बॉन्ड है। ये वाला आपके पास क्या है, लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड है। तो हमें पता है अगर ये खुद बल्कि है तो लेस हिंडर्ड वाले पे अटैक करेगा, ना कि मोर हिंडर्ड वाले पे। तो जब लेस हिंडर्ड वाले पे अटैक करेगा तो आपके पास कुछ ही ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे और यहाँ पर। अब देखो आपके पास अगले स्टेप में ये दिया है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ये बना लो एक बार ऐसे, यहाँ पर बोरोन और यहाँ पर आपने 9 लगा दिया। ठीक है, बाकी जो H होंगे तो उनको H को एज इट इज बना के रखो। अगले स्टेप में क्या आपके पास H2O2/NaOH, मैंने बोला था जहां पर बोरोन होता है उसी ही जगह पर आप OH लगा दिया करो। तो आपके पास कुल मिला के मैं बता क्या रहा हूँ, देखो नोट में आप एक पॉइंट नोट कर लो कि हमेशा हमारे पास इन वाले केसेस में H+ एंड OH- का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, तो हमेशा मैं OH वहीं लगा रहा हूँ, मतलब हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ये वाला डबल ऐसे ही, यहाँ पर H और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, OH, ये बन जाएगा। क्या आप सबको बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? बस यही सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब H तो यार आप सिंगल से बात है, 2 H थे तो आप यहाँ पर 2 H लगाओगे, खत्म हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो भी आए हुए हैं। देखो बात करते हैं सबसे पहले, आपके सामने ये BH3 THF है और ये ऑक्सीडेशन, मतलब आपको पता है जो इतना स्टेप है ये किसका है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। और इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आखिरकार होगा क्या, इससे आपके पास एंटी मार्कोनिकोव रूल लगकर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों स्टेप को एक बार कंप्लीट कर देते हैं। देखो कैसे होगा, हमारे पास यहाँ पर ये वाले ग्रुप को एज इट इज लगा दो और यहाँ पर ऐसे था। अब देखो यहाँ पर इनका लगना भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये अगर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर जो H और OH आएंगे वो कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि आखिरकार H और OH डबल बॉन्ड पर आएंगे क्या, पहला कार्यक्रम। दूसरा, अगर ये आएंगे तो ये डैश वाली पोजीशन पर आएंगे, क्योंकि ये खुद क्या है, अबव द प्लेन है यहाँ पर, तो इस तरह की हिंड्रेंस कहीं ना कहीं जनरेट होगा, ये बात होगी। अब अगर आप तीसरा स्टेप देखोगे तो ये कुछ ना कुछ आपको देखा हुआ लग रहा होगा, मैंने पिछली रिएक्शंस में करवाया है। ये कुछ ना कुछ आपको मिर्स्नोव रिएक्शन की याद लगा होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसा कुछ बताया है, ऐसा क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन और फास्फोरस की बहुत अच्छी खासी क्या होती है, लिंकेज होती है, बॉन्ड होती है हम बोलते हैं। तो यहाँ पर PPH3 सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और फास्फोरस में बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर अगले स्टेप में आपके पास क्या है, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये जो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड होगा, देखो यहाँ पर पहले मैं NO2 लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड O-। H+ किसके द्वारा चल जाएगा, ये जो आपके पास DED है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, N डबल बॉन्ड N COOET COOET, अब मैं नहीं बना रहा यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास अब ये जो O- होगा अटैक कहाँ करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। बिल्कुल सही बात है,
तो जब ये O- अटैक करेगा तो अब आप खुद बताओ, अगर ये डैश पे है तो ये अटैक कहाँ से करेगा? वेज से। ये बात समझ में आ रही है? तो वेज से अटैक पहले आप दिखाओ, तो कैसा हो जाएगा वेज से अटैक आपके पास? इसको आपने पहले एज इट इज ऐसा बनाया, ये वाले ग्रुप ऐसे के ऐसे ही लगाए, और यहाँ पर डैश पर क्या था? H, और यहाँ पर वेज पर क्या जाएगा? O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा NO2। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? सबसे पहले 2 स्टेप में तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तीसरे स्टेप में मिसनोबू रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले हमने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। हमने बोला है फॉस्फोरस ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये हमारे पास ड्राइविंग फोर्स होती है रिएक्शंस के होने की। ठीक है, अब हमें पता है सिस्टम में हमारे पास ये है, यहाँ से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो जब ये अटैक करेगा तो वैसे अटैक करेगा, तो ये वेज पर आ गया। अब देखो अगले स्टेप में आपके पास क्या दिया हुआ है? K2CO3 और MEOH। यहाँ से K2CO3 क्या होता है? वीक बेस होता है, तो यहाँ से आपके पास MEO- आ जाएगा। अब जैसे ही MEO- आएगा, ये वाला अटैक यहाँ करेगा इस वाले सेंटर पे, ये ऊपर जाएगा, फिर दोबारा नीचे आएगा और इसको ऐसे बाहर निकाल देगा, फिर वर्कअप वगैरह होके आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट नजर आ जाएगा। बस क्वेश्चन हमेशा आप लोग स्टार्टिंग में एक एक करके स्टेप करते जाओ, बाकी चीजें बहुत ही आसान और बहुत ही सरल चीजें होती हैं। और देखो मजे वाली बात क्या है, पहले जो आपके पास OH था वो डैश पे था, अब OH कहाँ पर आ गया? वेज पर। और हमने बोला था जब मैंने आपको ऐसे कुछ रिजेंट लिए थे कि ये हमेशा जो रिजेंट होते हैं वो स्टीरियोकेमिस्ट्री बदलने के काम आते हैं। पिछले पेज पलट के क्वेश्चन देखना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। ये वाली बात हो गई। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? आपके पास यही बोरिन का डेरिवेटिव है, घबराना नहीं है। जो कार्यक्रम आप 9 गिवन के साथ करते हो, जो बोरिन के साथ करते हो, जो एल्काइल बोरिन के साथ करते हो, वही यहाँ पे करना है। कैसे होगा? देखो इस वाले पार्ट पर पॉजिटिव है, इस वाले पार्ट पर नेगेटिव है, ये वाला डबल बॉन्ड है। अब आपको पता है यहाँ पर तो बोरोन लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? H। तो इस बॉन्ड को सबसे पहले आप ऐसे शिफ्ट करोगे, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसे बनी रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर बोरेन और H, और ये वाले ग्रुप ऐसे लगे रहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब फिर से क्या कर सकता है? ये वाला काम कर सकता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाला अटैक यहाँ करेगा, ये वाली शिफ्ट होके, तो ये H आ जाएगा इस तरीके से। तो सिंपल सा आपके पास देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। एक 7 मेंबर ड्रिंक का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक 7 मेंबर ड्रिंक का फॉर्मेशन कर दो। बी, आपको पता ही है 7 मेंबर ड्रिंक कैसे बनती है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7। और इस बी पे क्या लगा दोगे आप? ये वाले ग्रुप लगा दो इसके, और H तो गायब हो ही जाएगा। बाकी आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7। 6 और 7 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड था, लेकिन अब डबल बॉन्ड है नहीं क्योंकि ये गायब हो चुका है। तो ओवरऑल आपके पास आंसर ये आ जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? जैसे आप प्रोसीड बोरेन के केस में करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुछ और अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो हमारे पास आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये बोरेन है और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले आपने डबल बॉन्ड को इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, और इस BH3 वाले पार्ट में आपने कैसे किया? BH2 और H, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, क्योंकि बोरेन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये बात समझ में आ रही है? अब आपके पास इस स्टेप से निकल के क्या आएगा? आपके पास ये वाला SMe एज इट इज रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास BH2, यहाँ तो H आ जाएगा। अब देखो अगले ही पॉइंट पर आपके पास एसिड है, तो एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो ETC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर, इस पे क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ये लोन पेयर अपने वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, तो आपके पास बॉन्ड कुछ ऐसी बन जाएगी। देखो यहाँ पर BHH, पहले आपने ये वाले ग्रुप को एज इट इज लगाया, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस, ठीक है। इस वाले के साथ आपने जब सबसे पहले बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन और बोरोन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इस पे प्लस आ जाएगा, ये होगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पर ET और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आपके पास ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ रखा है, तो यहाँ पर ये वाला H अपने इलेक्ट्रॉन्स देके इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा, तो वर्कअप वगैरह होगा यहाँ पे।
आपके पास फॉर्मेशन BHH, यहाँ पर O रहेगा ही इस वाले सिस्टम में, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा ET। इस तरीके का फॉर्मेशन कुछ कर जाएगा। जैसे ही इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, ये वाला तो ग्रुप आप एज इट इज ऐसे ही लगा दो, यहाँ पर क्या होगा SME, और यहाँ क्या था आपके पास माइनस। अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ताकि ये पूरा बाहर निकल जाएगा न्यूट्रल। तो जब ऐसे ही होगा तो आपके पास फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा SME, और इस नेगेटिव पर क्या आ जाएगा H+ आ जाएगा। अब आपका सवाल है सर ये H+ कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, जो आपने अभी एसिड से H+ निकाला था वही H+ तो आएगा, तो आपके पास इसका फॉर्मेशन आ जाएगा। क्वेश्चन अजीब थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर इसी ही तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बोरोन का डेरिवेटिव है, तो आप इसको कहीं पर भी अटैक कराओ, सिमेट्रिकल एल्कीन है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सबसे पहले फॉर्मेशन किस तरह से कर दिया, डबल बॉन्ड हटाया, यहाँ पर H लगा दिया एक ये वाला, और यहाँ पर क्या जाएगा BH, इस तरीके का ग्रुप आ गया। अब अगले स्टेप में क्या आपके पास डबल बॉन्ड है और ये CO2 ET है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर बोरोन जाएगा, यहाँ पर तो क्या जाएगा बोरिन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इससे शिफ्ट होगी। जैसे ही बोरिन गया तो इस वाले स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर B, ये वाले ग्रुप को आप एज इट इज पहले जैसे लगा दो। अब देखो यहाँ वाले में, इस वाले केस में आपके पास बन जाएगा एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया इस जगह पर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आ गया ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, फिर ऐसे और ऐसे, और फिर CO2 ET, ये फॉर्मेशन कर जाएगा। बहुत सिंपल है। सिमेट्रिकल एल्कीन थी सामने हमारे पास, सबसे पहले हमने इसका अटैक करवाया। अटैक किस तरीके से हुआ, फिर अभी भी हाइड्राइड था, इस वाले में अटैक किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा। बस अब हम लोग बात करते हैं 9 के बाद अगले और लास्ट हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका नाम है सिलेन हाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 बातें उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ सिलेन हाइड्राइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये वाला भी हमारे पास, सिलेन हाइड्राइड। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार सिलेन हाइड्राइड में कौन सा मेटल है और उसकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ है। तो मेटल होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन हाइड्रोजन की जो केमिस्ट्री होती है इसी को हम बोलते हैं सिलेन हाइड्राइड। अब आखिरकार आपको यहाँ पर बात जो ध्यान देने वाली है वो बहुत सबसे जरूरी बात ये है कि आपके पास जो R3SiH है, अगर सिर्फ यही अकेला मौजूद होगा तो ये अकेला अच्छा हाइड्राइड डोनर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ये अच्छा हाइड्राइड डोनर क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन किस में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये बहुत ही अच्छे से अपनी तरफ हाइड्रोजन को खींच के रखेगा और हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको इसको हार्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ लेना पड़ता है। अब अगर मैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूँ तो हमारे पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर TFA ले सकते हैं। TFA का फुल फॉर्म ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब जैसे ही आपने ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड लिया तो देखो होता क्या है, यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बॉन्ड करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है SiR और यहाँ पर H और यहाँ पर हो जाएगा O, C डबल बॉन्ड O, CF3 और इस पर क्या जाएगा माइनस। अब इस सिलिकॉन पर माइनस आ गया है तो अब ये बहुत ही अच्छा क्या हो जाएगा, हाइड्राइड डोनर हो पाएगा। बहुत ही अच्छा क्या हो जाएगा, हाइड्राइड डोनर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बात यहाँ पर यही ध्यान देनी है कि जब भी आपके पास लिखा आएगा, जैसे अगर एरो लिखा होगा तो उसके साथ पक्का ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड या फिर कोई ना कोई हार्ड न्यूक्लियोफाइल जरूर लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी तक एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से रिलेटेड हाइड्राइड पढ़े हैं, हमने इसके बाद बोरोन हाइड्रोजन से रिलेटेड हाइड्राइड पढ़े हैं, और अब हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है जहां पर सिलिकॉन और हाइड्रोजन से रिलेटेड हाइड्राइड हैं। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन से रिलेटेड, फिर होता है बोरोन से हाइड्रोजन रिलेटेड, और लास्ट में ये हमारे पास वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं।
ठीक है, पहली बात हमारे पास ये हो रही है, दूसरी बात हमारे पास ये आ रही है। अब आपको यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर इस तरीके से मैंने 6 मेंबर रिंग बना दी बेंजीन, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 5 मेंबर रिंग, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, NH ऐसा हमने कर दिया। अब अगर हम इस वाले केस में यहाँ पर रिएजेंट ले लेते हैं सेलेन हाइड्राइड Et3SiH प्लस TFA। TFA का फुल फॉर्म ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। जब हमने ऐसा लिया तो अब आपको अच्छे से पता है इस ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड से सबसे पहले क्या होगा, CF3CO माइनस और यहाँ से H प्लस, और ये दोनों कार्यक्रम करके यहाँ पर कुछ ऐसा बना देंगे SiH, यहाँ पर R की जगह ET लिख दो आप, और यहाँ पर हो जाएगा OC डबल बॉन्ड OCF3, ये हो जाएगा फॉर्मेशन। अब देखो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, ये जो H प्लस आया है क्या इस नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन करवा पाएगा, तो हम बोलेंगे इस नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं है। प्रोटोनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यह ऑलरेडी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, और अगर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्टेप आपको दिखेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और आपके पास मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर आपने 6 मेंबर रिंग बनाया, यहाँ पर आपने नाइट्रोजन बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर H लग जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर NH और यहाँ पर प्लस। ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया। अब ये जो है यहाँ पर क्या है, आपके पास SiH है, यहाँ पर माइनस आ गया। अब ये यहाँ पर अच्छा खासा हाइड्राइड डोनर का काम करेगा, तो ये वाला हाइड्राइड यहाँ पर इस पर अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपके पास कुछ इस तरीके का रिडक्शन आ जाएगा। NH इस तरीके से, यहाँ पर H ऑलरेडी हो जाएंगे और यहाँ H आ जाए, तो ये रिडक्शन होगा। तो कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना था, देखो सच बताऊँ, जब चौक गिरती है ना नीचे और टूटती है तो दिल पे बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, इस वाले केस में भी अचानक हो गया। अब फिर दोबारा नई चौक लेके आनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, चौक मिलना भी मुश्किल हो रही है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो इस वाले पॉइंट पे आपको समझना है ध्यान से। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो Et3SiH है ये अच्छा हाइड्राइड डोनर नहीं है, लेकिन अगर हमने हार्ड न्यूक्लियोफाइल इसके साथ लिया है तो इसको बना दिया है। लोग गंदे होते नहीं हैं, किसी के आसपास की वजह से गंदे बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा बन रहा है, डोनेट कर रहा है, तो अच्छे भी बन जाते हैं कभी कभी। तो यही बात आपको बहुत अच्छे से समझनी थी। अब ऐसे ही मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं सेलेन हाइड्राइड से रिलेटेड, इन क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पर TFA है, तो यहाँ से सबसे पहली बात है H प्लस आएगा। तो यहाँ पे जब H प्लस आएगा तो आपको पता है इस बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे होगी, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो कि क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा। और अगले स्टेप पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखो अब आपके पास पता है ये पूरा कार्यक्रम मिलके क्या बन जाएगा, आपको अच्छे से पता है। देखो यहाँ पर H है, यहाँ पर Si है, यहाँ पर OC डबल बॉन्ड OCF3 होगा, और यहाँ पर ET, यहाँ पर भी ET और यहाँ पर भी ET। अब ये हार्ड सेंटर बन गया है क्योंकि इसके ऊपर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा और आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे रिडक्शन होता है। लेकिन अगर सिर्फ ये लेते तो उस वाले केस में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है रीजन क्या है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इस स्टेप को कंप्लीट करना है। आपको कुछ फील आ रहा है, ये 1,2 डायल है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और 1,2 डायल के सामने ये आपके पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और जब भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनका क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो इसको मैं पीएच लिख दूं, बिल्कुल। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, PHCH और यहाँ पर O, यहाँ पर O, और ऐसे क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, खुद सोचो। ये C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा, पहले अटैक करेगा फिर ये जाएगा, फिर इस तरीके से पूरा मैंने आपको स्टेप बताया था प्रोटेक्शन का कार्बोनिल कंपाउंड का। तो ये प्रोटेक्शन करके आ गया, मतलब ये हमारे पास A आ गया। अब आपके सामने क्या है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। तो सबसे पहले आपको पता है इस वाले पार्ट से क्या आएगा, H प्लस आएगा, और बाकी पार्ट से मिलके आपके पास क्या बन जाएगा, SiH, और यहाँ पर ET और यह जाएगा OC डबल बॉन्ड OCF3, यहाँ पर नेगेटिव।
जब इससे H+ आएगा तो इस एसिटल का आप इसको क्या बोल सकते हो, एसिटल बोल सकते हो क्योंकि एल्डिहाइड था। तो इस एसिटल का क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर H+ के साथ जाके प्रोटोनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर H+ आएगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो यहाँ पर इसको बाहर निकाल सकता है। जैसे ही आपने ये फॉर्म किया तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ कैसा हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर PH, यहाँ पर H एज इट इज ऐसा था ही, और इस पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये वाला पार्ट तो आपका OH बन जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। सबसे पहले स्टेप में इस एसिड से H+ वाला सबसे पहला कार्यक्रम करता है, ये आ गया। अब देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर हाइड्राइड डोनर है। अब ये हाइड्राइड डोनर कहाँ अटैक करेगा, इस वाले सेंटर पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव भी आ गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत ज्यादा अच्छा जनरेट हो चुका है। तो ये हाइड्राइड जब यहाँ पर अटैक करेगा तो आपके पास फॉर्मेशन डबल बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा, और फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, O यहाँ पर CH2 और यहाँ पर PH और यहाँ पर आपके पास OH। तो आप लोग यहाँ से एक बात समझ सकते हो कि जो सिलेन हाइड्राइड होते हैं वो एसिटल्स की भी ब्रेकिंग करवाते हैं, और एसिटल्स की ब्रेकिंग करवाने का तरीका या फंडा कुछ इस तरीके से रहा होगा। देखो आपको इतना पढ़ाने के बाद कितना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। इस सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कॉन्साइज करना है सारी चीजों को, ताकि अप्लाई अच्छे से, ठीक है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, अच्छे से पता है बिल्कुल। अगर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है तो अब आपको ध्यान ये देना है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएजेंट की बात करता हूँ। रिएजेंट को देखो जरा ध्यान से, यहाँ से रिएजेंट आपके पास कुछ ऐसा मिल के आ जाएगा, SI, यहाँ पर आपके पास क्या है OET, यहाँ पर भी आपके पास क्या है OET, यहाँ पर आपके पास क्या है Me, यहाँ पर H और यहाँ पर F, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ये रिएजेंट है, और ये कैसा रिएजेंट है, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। और अगर आपको पता है अगर ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक भी कहाँ पर प्रेफर करेगा, हार्ड सेंटर पर प्रेफर करेगा, ये अच्छे से पता है। और हार्ड सेंटर का मतलब होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में 1,2 एडिशन। जब आप लोग माइकल एडिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा 1,2 एडिशन क्या होता है, 1,4 एडिशन क्या होता है। 1,2 एडिशन को डायरेक्ट एडिशन कहते हैं, 1,4 एडिशन को माइकल एडिशन एज वेल एज कॉन्जुगेट एडिशन कहते हैं। अब 1,2 एडिशन का मतलब यहाँ पर ये है, ये वाली पोजीशन 1 है, ये वाली 2 है, तो इस वाले सेंटर पर हाइड्राइड अटैक करेगा। क्या बात समझ में आई, जब भी आपके पास सिलेन हाइड्राइड होगा और सामने क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा, तो यहाँ पर हाइड्राइड अटैक करेगा उस वाले सेकंड पोजीशन पे, मतलब 1,2 एडिशन दिखाते हैं। तो अगर मैं सीधे आंसर बताऊं तो आंसर मैं यहाँ बता सकता हूँ, ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर O-, यहाँ पर H और यहाँ पर H, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास वर्कअप हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा OH, H और यहाँ पर H। इस तरीके से आपके पास ये रिडक्शन निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हमें कुल मिला के यही सीखना था। तो सिलेन हाइड्राइड के कुल मिला के 2 बातें, सबसे पहले लिखने का तरीका, ये अकेला लिखा होगा तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, इसके साथ एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि इसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सके। दूसरी बात, सबसे पहले हमने ये वाले केसेस को देखे किस तरीके से करेगा, फिर हमने यहाँ पर एसिटल के फॉर्मेशंस को देखा, एसिटल को कैसे ब्रेकिंग करता है, और फिर लास्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के केस में 1,2 एडिशन देता है। तो अब आप थोड़ा सा वापस आओ। इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ बोरेन वाले पार्ट की बात की थी, जिसमें हमने 9 विवियन की बात की थी। 9 विवियन का उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और सिलेन हाइड्राइड भी समझ में आ गया है। ये हमारा समाप्त होता है हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इतना ही हमें पढ़ना था। अरे डिटेल में पढ़ना चाहो तो फिर तो बहुत कुछ है। इस वाले ही लेक्चर में आपको 2-3 बातें और बता सकता हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल की चीज़ें कवर कर चुकी हैं। हमें क्वेश्चंस भी तो करना है बहुत जल्दी खत्म करने के बाद। तो इतना पार्ट खत्म हो गया। अब आपका सबसे पहला काम ये है, आपको ये पूरा रिवाइज करना है आज ही। पूरा रिवाइज करके मैं आपका अगला पार्ट आज या कल में डाल दूंगा, कैटालिटिक रिडक्शन, जो हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनेसिस पार्ट होगा। फिर होगा मैटेड डिसॉल्विंग रिडक्शन, जिसमें बर्च रिडक्शन पढ़ोगे, सारी बातें पढ़ोगे, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट मैक्सिमम परसों तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन और ऑर्गेनोमेटलिंग में इतना टाइम नहीं लगने वाला। हम रिएजेंट्स खत्म करके न्यू रिएक्शंस पढ़ेंगे, और दोनों ही को कवर करके फिर सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन गेट एंड नेट, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लगे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और पीछे मत हो जाना। स्पीड में वीडियो आने वाले तो उन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।